नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCERT की क्लास 9th की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स को बोलते हैं। इसका भाग 1 है। इसका हम लोग MCQs टिक कर रहे हैं। इसमें हमने टोटल 3 चैप्टर का MCQs टिक कर लिया है। आज चौथा चैप्टर का MCQs टिक करेंगे। देखिए, टोटल आपको इसमें 6 चैप्टर दिया हुआ है, तो 3 कर लिया है और चौथा आज करेंगे। तो 2 दिन और लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 10th का स्टार्ट करेंगे। 10th में लगभग 4 या 5 चैप्टर है, वो भी 4 तारीख या 5 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका मैराथन डालेंगे। फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास का एक मैराथन डालेंगे और मिडिवल का और आधुनिक का एक मैराथन डालेंगे, ठीक है। और इसको ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम से पहले तक। अभी डेट नहीं आया है कि 20 को होगा कि एग्ज़ाम 21 को होगा, लेकिन 20 और 21 के बाद ही होगा एग्ज़ाम, इतना तो पक्का हो गया। उसके पहले नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। तो हमने संविधान निर्माण देख लिया है, लोकतंत्र के बारे में जान लिए हैं, लोकतंत्र का विकास जान लिए हैं। आज चुनावी राजनीति जानेंगे कि चुनाव क्या है, चुनाव कौन कराता है, चुनाव कराने वाली जो संस्थाएँ हैं वे किस तरह की संस्थाएँ हैं, वो किसी के पक्ष या दबाव में आकर चुनाव कराती हैं या स्वतंत्र संस्थाएं हैं, या इनका पावर सुप्रीम कोर्ट के समान होता है। यानी कि किस तरह, मतलब क्या है चुनाव और चुनाव क्यों करना चाहिए, चुनाव करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन चुनाव भाग ले सकते हैं, ठीक है ना, कौन कौन चुनाव करा सकते हैं, राजनीतिक पार्टी है, इन सब का MCQs हम लोग इसमें देखेंगे हल्का सा डिस्कशन के अनुसार। तो ये चैनल थोड़ा सा 60 क्वेश्चन होगा, 60 को क्वेश्चन का लगभग हम एक्स्ट्रा प्रश्न डालेंगे। बुक में 2 दिया हुआ है, बुक में जो सिलेबस का बुक है उसमें 2 से 3 MCQs दिया हुआ है, तो उससे काम नहीं चलेगा। हम एक्स्ट्रा कुछ 40, 50, 60 के लगभग सवाल टिक करेंगे जो बुक से संबंधित ही होगा। हम उसको आपको चैप्टर में दिखा करके देखिए कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा है, और इसका PDF हम आपको डाल देंगे। इस गोल्डी ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, उसमें डाल देंगे। तो आप लोग उसको जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और बुक जो PDF डालेंगे उसको कम से कम 2 बार रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद इसको, आज हम PDF डाल देंगे तो आज रात में 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा, और कल सुबह में वीडियो अपलोड होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद से चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, व्यूज़ बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो हम मोटिवेट होंगे इससे, और हमें लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है, और हम इसको और अच्छा से बेहतर करने का कोशिश करेंगे और कंटेंट डालेंगे इसमें ज़्यादा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए। जितने शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप स्टेटस पे डालिएगा, उतने ये सब्सक्राइब मतलब लोगों तक जाएगा, और जिनको अगर अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे, जिनको ज़रूरत का होगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चुनाव क्यों ज़रूरी है, इस बारे में, इस वाक्य को सही, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, मतलब चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, देखते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, इसलिए चुनाव ज़रूरी है। बात सही है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। अगर अच्छा से काम नहीं किया रहता है जो पार्टी 5 साल में, तो उसको हम लोग बदल सकते हैं वोट के द्वारा, तो इसलिए भी चुनाव ज़रूरी है। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं को फलीभूत होने पर अवसर प्रदान करता है, यानी कि अपने मन का सरकार आप चुन सकते हैं, उसमें आप कोई दबाव नहीं है कि आप किसको वोट दीजिएगा। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, गलत बात है। चुनाव होगा तो आप न्यायपालिका इसमें संबंध नहीं है चुनाव से, न्यायपालिका तो दूर दूर है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग किया गया है आर्टिकल 50 में, ठीक है ना, DPSP में। तो इस चीज़ को यहाँ से इसका कनेक्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। दूसरा दिया हुआ है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है। तो देखिए, उपयुक्त कारण देता है, लोकतांत्रिक है, उसका हम लोग देखेंगे। इस टिक पे मत जाइए आप लोग, ठीक है ना, इस टिक पे मत ध्यान दीजिए। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण देता है, ये खोजिए। दे रहा है ना, कारण नहीं देता है तो उसको भूल जाइए, पहले देता है वो खोजिए। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है,
इसलिए भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। इसको ऐसे पढ़िए, भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है, इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक है। इतना तो हो गया, लेकिन पूछ रहे कौन युक्त नहीं है। तो देखिए, ये तो लोकतंत्र के पक्ष में है, ये भी लोकतंत्र के पक्ष में है, भारत के चुनावी लोकतंत्र के पक्ष में, ये भी चुनावी लोकतंत्र के पक्ष में। लेकिन है जो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता नहीं, चाइना में है, चीन में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ठीक है ना। तो चीन में लेकिन लोकतंत्र नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहाँ एक गो दल चुनाव लड़ता है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, निगेटिव। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी मताधिकार, कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी। बिल्कुल, आप भी पार्टी बना सकते हैं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। एक मत एक मोल, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। तो ये हो गया आपके बुक का सिलेबस, ठीक है। और बाकी कुछ और दिया हुआ है जिसके बारे में 1-2 लाइन लिखने वाला है सब्जेक्टिव, तो वो ज़रूरी नहीं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर आप 9th क्लास में हैं तो इसका हम बाद में वीडियो बना के डाल देंगे। आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 9th के हैं तो फिलहाल इतना आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको पहला प्रश्न है, चुनाव क्यों ज़रूरी है, इस बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो वही जो हम बुक में पढ़ाए हैं वही दिया हुआ है अभी चैप्टर में। तो इसका हो जाएगा, चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, निगेटिव वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं है। देखिए, उस बुक का देगा ही देगा, थोड़ा सा इसको रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यही उपयुक्त नहीं है। बाकी भारत में चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होता है, ये सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता, ये सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश को स्वीकार कर लेती है, ये भी सही है। लेकिन भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ऐसा थोड़ी है, चाइना में तो सबसे ज़्यादा मतदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो विधानसभा का था, इसमें दिया हुआ है 10 लाख। देखिए यहाँ पे बुक में इस दिया हुआ प्रश्न इसी से उठाया है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और अधिकतम, और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च करना, ये अगर बुक का दिया है। अगर वर्तमान में पूछ दे तो लोकसभा में 70 लाख से 95 लाख और विधानसभा में 28 लाख से 40 लाख लोकसभा के लिए और 10 लाख विधानसभा के लिए। और इसको वर्तमान में देखा जाएगा तो 70 और 95 लाख हो गया है लोकसभा के लिए, और विधानसभा के लिए हो गया आपको 28 लाख और 40 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो 25 वर्ष होगा। और वही आपको विधान परिषद का हो जाएगा तो 30 वर्ष, राज्यसभा का हो जाएगा तो 30 वर्ष, राज्यपाल का होगा 35 वर्ष, राष्ट्रपति का होगा 35 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष है आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक है ना। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए यहाँ लोकसभा का भी दिया है, ठीक है ना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 सीटें हैं, ठीक है ना। और पहले 79, जब बुक छपा था उस समय 79 था, 84 हो गया है। वैसे ही विधानसभा में बुक छपा था तो 37 सीटें था और 38 हो गया है। और अनुसूचित जातियों के लिए 38 और अनुसूचित जनजातियों के लिए लगभग 2 सीटें आरक्षित है। क्या कि झारखंड अलग हो जाने से सब अनुसूचित जनजाति आपको झारखंड में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। जो प्रश्न पूछा है उसमें सुनील अरोड़ा है थे, लेकिन सुनील अरोड़ा के बाद इनका क्रम था 23वां, उसके बाद 24वां क्रम पे आए थे सुशील चंद्रा आए थे, अभी 25वां क्रम पे हैं राजीव कुमार हैं। उसके बाद देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती VS रमा देवी थी, महिला प्रथम कार्यवाहक थी। उसके बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये TRE 2 में, TRE 3 में ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को नामांकन करते समय इनमें से कौन सी बात शपथ पत्र में संलग्न करने का आदेश नहीं दिया था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा अपने परिवार के सदस्यों की योग्यता। वीडियो रोक के आप ऑप्शन पूरा पढ़ लीजिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 79 है, लेकिन इसमें हो जाएगा 84। आप लोग सही कर लीजिएगा, बुक बना था उसके अनुसार क्वेश्चन बनाया है। अभी वर्तमान में 84 है, गूगल पे भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो हो जाएगा सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिया जाता है। चुनाव में विकल्प का होना यह भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिया जाता है। नियंत्रण अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होना यह भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है। किसी एक पार्टी को मतदान करने पर मजबूर करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लोकतंत्र के लिए क्या है? तो शुभ संकेत है, यानी कि बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां होगी तो क्या एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ेगा, तो एक दूसरे कंपटीशन के कारण सब राजनीतिक पार्टियां अच्छा से क्या अपना वर्क करेंगी और जनता के फेवर में काम करेगी, जनता के लिए जिम्मेदार बनेगी। अगर एक पार्टी रहती राजनीति या दो पार्टी रहती तो दोनों अपना में राय कर लेता और कोई जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। वही दो से ज़्यादा है या प्रतिद्वंदिता मैंने समझ रहे हैं, कंपटीशन राजनीतिक पार्टी के बीच, कांग्रेस है, बीजेपी है, उसके बाद से राजद है और बहुत सारा पार्टी है, जदयू है, लोजपा है, सपा है, ये सब क्या है? कंपटीशन हुआ है। तभी तो एक दूसरे से हराने डराने के लिए जनता के लिए काम करता है लोग कि हाँ चलिए जनता के पक्ष में हम काम करेंगे तो जनता हमको अगले वर्ष चुनेगी, नहीं करेंगे तो अगले वर्ष निष्कासित कर देगी, ठीक है ना। तो प्रतिद्वंदिता शुभ है जनता सब के लिए। भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था तो फरवरी 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 बार इस पद पर आसीन हुआ था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए थे। तो इसमें तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार आसीन हुए थे, तो 3 बार हुए थे। मनमोहन सिंह 2 बार हुए थे, ठीक है ना। 3 बार पूछेगा तो आपको होगा अटल बिहारी वाजपेयी और 2 बार पूछेगा तो मनमोहन सिंह होंगे। भारत में इसने नहीं पूछ रहा है कि 2 से अधिक बार पूछता तो अटल बिहारी वाजपेयी होते और 2 बार पूछ रहा है तो मनमोहन सिंह। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था को कहा जाता है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितनों वर्षों पे होता है? तो 5 वर्षों पे होता है। आंध्र प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। एक परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 8 आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर हो गई थी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर कितना हो गया था? अनुसूचित जनजातियों के लिए तो हो जाएगा 47, इसको याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? 543 सीटों पर। एमएलए कौन होता है? तो विधानसभा का सदस्य होता है एमएलए। एक वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 84 होगा। भारत में देखिए वर्तमान पूछा है तो 84 और बुक से पूछा है तो 79। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोग बुकों का याद करना है, ऐसा नहीं कि बुक में डाटा दिए उसको नहीं याद करेंगे, बुक का ही डाटा पूछ देगा, वर्तमान नहीं पूछेगा एग्जाम में। पीडीएफ को 2 बार कम से कम पढ़िएगा, फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ का हम डाल देंगे ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए, ठीक है ना। सरकारी नौकरी में जाने के लिए थोड़ी होता है, सरकार की में वृद्धि के लिए भी नहीं होता है, न्यायपालिका के कार्य पर अंकुश लगाने के लिए भी नहीं होता है। लोकतांत्रिक देशों में चुनाव महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चुनाव महत्व का देखेंगे हमको, ठीक है। अच्छे प्रतिनिधियों का चयन होता है, तानाशाह में यही हो जाएगा, तानाशाह में वृद्धि यही होगा। सरकार को वैधानिक मान्यता मिलती है, सही है। शासन में भागीदारी होता है, बिल्कुल हमारा भागीदारी होता है शासन में, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं एमएलए और एमपी के रूप में। तो ये तानाशाही में वृद्धि थोड़ी होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारक के आधार पर भारतीय निर्वाचन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो हो जाएगा दुनिया में सबसे अधिक मतदाता भारतवर्ष में है। 18 वर्ष से अधिक उम्र प्रत्येक व्यक्ति को भारतवर्ष में मतदान है। प्रायः भारत में चुनाव में पराजित होने वाला पार्टी देर सवेर जनादेश को स्वीकार कर लेती है। भारत में निर्वाचन व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की कसौटी पर खरी उतरती है। तो यही होगा, निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जा रहा है।
एक बार इसमें अगर कोई चुना जाता है निर्वाचन आयुक्त तो एकदम वो राष्ट्रपति बाकी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। देखिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यह चुनाव आयोग को न्यायपालिका के समान आज़ादी है। यहाँ पे इसके मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद पुनः चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति अथवा सरकारों के प्रति जवाबदेह नहीं होता है तथा इन्हें कार्यकाल के पहले कोई सरकार नहीं हटा सकती है। ठीक है ना। राजीव कुमार है, उसके बाद से अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है ना, इतना है बुक में दिया हुआ है। दूसरा है निम्नलिखित चुनाव में चुनाव आयोग की किन भूमिकाओं पर आप सहमत हैं। तो हो जाएगा चुनाव में सरकारी मशीनरी तंत्र के दुरुपयोग पर रोकथाम से हो, फोटो पहचान पत्र पर अन्य निर्धारित किए गए पहचानों के आधार पर ही मतदान कराने की व्यवस्था हो, चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाताओं के साथ साथ मतदान कर्मियों की सुरक्षा के पर पुख्ता प्रबंध करे, या चुनाव आयोग को चाहिए कि वे राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक हस्तक्षेप करे। तो हो जाएगा आप सहमत नहीं हैं तो हम हेल्प करने वाला से सहमत हम लोग नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि राजनीतिक दलों के द्वारा उम्मीदवार तय करने में आवश्यक, तो राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता सबका न कार्य हो गया, ये तो चुनाव आयोग का थोड़ी कार्य हो गया। तो यही इसका असहमति होगा। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन के लिए इनमें से किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िएगा। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करना, चुनाव खर्च पर नकेल कस नहीं तो कर रहा है चुनाव आयोग। राजनैतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना, आयोग ने गुजरात में 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान का आदेश दिया। ये सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना, ठीक है ना। विज्ञापन लग जाता है, एडिंग, और वो चलते रहता है, मतलब टीवी पे आप पोस्टर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं 48 घंटा के पहले तक, लेकिन ये विज्ञापनवा है तो वोट देने जा रहे हैं तो टीवी में चाहे आपको यूट्यूब पे चाहे हर चीज़ पे दिखा देता है, ये गलत है। ठीक है ना, यही चीज़ कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार है, ये सही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है, ये सही है। उसके बाद भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों को ज़बरदस्त भागीदारी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हई ऊपरला ये ऑप्शन हुआ, ये सही नहीं है। ठीक है ना। देखिए एगो आदमी के बारे में कितना डिटेल में लिखा हुआ है। शैतान सिंह नामक एक उम्मीदवार एक आपराधिक मामले में अदालती आदेश से जेल में कैद है। अदालती फैसले से विलम्ब के कारण उसकी उम्मीदवारी को वैध करार देना चुनाव आयोग की व्यवस्था है। ऐसी विषम परिस्थिति में लोगों को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनना चाहिए। ठीक है ना। यानी को अपराधी टाइप का आदमी है, वो अदालत से उम्मीदवार है, यानी कि वो खड़ा हुआ है किसी इलेक्शन में और वो जेल में चला गया है, निकल नहीं रहा है, तो चुनाव आयोग उसको अवैध करार दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। लोगों को चाहिए कि उस आपराधिक छवि के अपराध को माफ़ कर उसे वोट दें। चुनाव के समय लोग उसके, देखिए जनता ही बड़ा है, अगर जनता हो आंदोलन कर देगा ना तो चुनाव आयोग को हटना ही पड़ेगा। यानी कि जनता के आगे कोई नहीं टिकेगा, बात समझिएगा, जनता के सामने कोई नहीं टिकता है, याद रखिएगा। चुनाव के समय लोग उससे कोई बात ही नहीं करे, उसकी छवि आपराधिक होने के कारण लोगों को डर के मारे उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए। आपराधिक छवि होने के कारण उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सामूहिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र को कलंकित करेंगे। यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो हो जाएगा आपको 4 चरणों में पूरा हुआ है। अब वर्तमान लोकसभा का चुनाव 2024 वाला कितने चरणों में पूरा हुआ है, तो 7 चरण में पूरा हुआ है। आगामी लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए मतदाता को निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन होना चाहिए। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखना चाहिए। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन देना चाहिए। निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व आँख मूंद कर सरकार पर छोड़ना चाहिए। हाँ तो छोड़ दीजिएगा, आँख मूंद कर तो सरकार को वो चाहेगा हम ही जीते, जनता से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी होगा, निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। यानी कि एकदम किसी से, जैसे घूघू सोच देता है सब ना, पार्टी सब वोट के 1 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले उपहार देना शुरू करता है, अपना और पोटियाएगा, डराएगा, धमकाएगा, नहीं देवो तो समझ जाइए हम क्या करें। डरना नहीं है ना, उपहार लेना है। ठीक है,
तो इसी का कहना यही चाहता है, निष्पक्ष एवं स्वच्छ जनमत का निर्माण करना चाहिए। इसका मतलब आप बेझिझक बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के पक्ष में आए, जात पात धर्म वंश सबसे हट कर आप वोट दीजिए, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है। भारत में 15वां आम चुनाव कब हुआ था? तो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो होता है आपको 6 वर्ष। ऑप्शन सी। डी ऊपर कर दिया, मत ध्यान दीजिएगा, इसको कीजिएगा। 6 वर्ष होता है इनका कार्यकाल, 6 वर्ष, और अधिकतम आयु होना चाहिए इनको कम से कम 65 वर्ष। ठीक है ना। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और पदच्युत यानी किसके द्वारा, मतलब पद से हटा भी सकते हैं कौन? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। आर्टिकल 324-25 में इनका चर्चा हुआ है। ठीक है ना। और चुनाव आयुक्त है उनका भी 6 वर्ष 65 वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकते हैं, और 324 के द्वारा। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भारत निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो आपको 3, और तीनों का पावर सेम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ना कि मेन जो आयुक्त है उसका पावर अधिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन जो आयुक्त है एक लेगा से वो क्या कर रहा है? गाइडेंस कर रहा है। बाकी 2 जो नीचे होता है उन लोग का और इनका मेन का, माने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्त, तीनों का पावर उसमें चुनाव निर्वाचन आयोग में सेम होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय लोकसभा का एक प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान के दौरान अधिक से अधिक कितनी धनराशि खर्च कर सकता है? तो हो जाएगा इसका, किताब से ही पूछा है तो डी होगा 25 लाख, यानी 70 से 90 लाख के लगभग है वर्तमान में। लोकसभा के चुनाव संपूर्ण भारत के कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 543 में। निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार के लिए आवश्यक सुझाव नहीं माना जा सकता है? तो अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक, ठीक है। राइट टू रिकॉल सिस्टम, ठीक है। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण, ये ठीक है। लेकिन काले धन का प्रयोग का छूट नहीं। बाप रे बाप, तो ये हो जाएगा तो वाह, इतना ना पैसा खर्चा कर देगा सब राजनीतिक पार्टी की, पूरा वोटवे कीन लेगा। मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो निर्दलीय उम्मीदवार। ठीक है ना। मतदाता के बाद ईवीएम या बैलेट बॉक्स को जिस स्थान पर जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रांग रूम कहते हैं। जिला अधिकारी के अंडर में होता है, और जिस दिन मतदान गिनती होती है मतदान की, वो स्ट्रांग रूम में ही होती है। ठीक है। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसी संस्था है? तो हो जाएगा आपको संवैधानिक संस्था है। ये क्वेश्चन पूछने का चांस लग रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, चुनाव आचार संहिता लागू करना ये भी है, चुनाव कार्य में लगे अपराधियों पर नियंत्रण करना ये भी है, चुनाव के समय पार्टी का प्रचार करना ये नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव की शर्त नहीं है? तो देखिए, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की सुविधा बिल्कुल है। आप भी खड़े हो सकते हैं, हम भी खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है ना। उसके लिए जमानत राशि जमा की जाती है। 1/6 से कम आएगा तो अब गया, जमानत राशि जब्त हो जाएगा। वोट से कम, चुनाव में विकल्प हो, उसके बाद से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, लेकिन हर व्यक्ति साक्षर हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लोकसभा के कितने सदस्य को चुनने का अधिकार दिया गया है? तो इसका 80 हो जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति साक्षर हो, इसका इसलिए है क्या कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, वो अपने व्यक्तिगत अपने एरिया से लोगों को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अपना भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई पटना से है और पटना एरिया इसको बहुत ही बेहतर तरह से जानता है, वहाँ के लोगों को जानता है, वहाँ के दुख सुख, क्या कमी है, क्या ज़रूरतें हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छे से जान सकता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को हर व्यक्ति को साक्षर होने का क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने की छूट प्राप्त है? चुनाव प्रचार के लिए धर्म स्थल का प्रयोग, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सरकारी वाहन का उपयोग करने की छूट, ये भी नहीं है। विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करने की छूट, ये दिया हुआ है। चुनाव घोषणा के बाद बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं। ये जो तीनों जो ऊपर है A, B और D, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक है ना। किसी सरकारी व्यक्ति का भी यूज नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के प्रति 1975 में क्या हुआ था इलाहाबाद कोर्ट ने, कि वो एक सरकारी कर्मचारी का उपयोग की थी चुनाव आयोग को लेकर। इसी के चलते उनकी जो चुनाव का जो जीती थी उसको अवैध घोषित कर दिया इलाहाबाद। ठीक है ना।
और 12 को किया, 12 जून के लगभग या 14 जून है डेट, एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है। तो इसलिए उनको इलाहाबाद क्या किया कि आप सांसद नहीं रहीं, अवैध घोषित कर, आपातकाल लागू कर दिए, आचार संहिता का उल्लंघन की थी इंदिरा गांधी। भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? 18 वर्ष। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त हो जाता है? आपको 48 घंटे पहले। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल आपको 62 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो भारत का भी पंचायती राज व्यवस्था में दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 5 वर्षों के अंतराल पे। एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं? 1। निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार क्या होता है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या होता है। लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतंत्र फैसला लिए जाते हैं, जिसको आप लोग चुनकर भेजते हैं। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक क्या है? मतदान का मशीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ नहीं है? तो हो जाएगा नियमित अंतराल पर चुनाव होना। ये चुनौतियाँ हम बताए थे पिछले वीडियो में कि चुनौतियाँ माने आपका निगेटिव चीज़, जिससे आप दूर होना चाहते हैं या जिसका समाधान आप करना चाहते हैं, चुनौती हो गया। रुपया पैसा के बल पर चुनाव जीतना। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा चुनाव लड़ना। अनियमित अंतराल पर चुनाव होना। राजनीतिक दलों पर पारिवारिक नियंत्रण रखना। तो चुनौतियां हैं, यानी कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं वो चुनौतियां हैं। तो रुपया पैसा के बल पर चुनाव जीतना तो चुनौतियां हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा चुनाव लड़ना, ये भी चुनौतियां हैं। लेकिन नियमित अंतराल पर चुनाव हो जा रहा है तो लोकतंत्र के लिए चुनौती थोड़ी हुआ, ये तो अच्छा चीज़ हुआ। राजनीतिक दलों पर पारिवारिक नियंत्रण रखना, ये चुनौती हुआ, कैसे इसको दूर किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। इसमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कमेंट के रूप में कि हमें लगे कि कैसा आपको वीडियो लगा। और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।